मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। तुम्हें वो पसंद तो है ना? मैंने पूछा तो मेरे भाई अनंत के चेहरे पर लजीली सी मुस्कान तैर गई। मैंने देखा उसकी आंखों में सपने उमड़ रहे थे। कौन कहता है कि सपने उम्र के मुहताज होते हैं? दिन रात सतरंगी बादलों पर पैर रखकर तैरते किसी किशोर की आंखों की सी उसकी आंखें कहीं किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थीं। मैंने सुकून महसूस किया क्योंकि शिखा के जाने के बाद पहली बार अनंत को इस तरह मुस्कुराते हुए देख रही थी। शिखा अनंत की पत्नी थी। दोनों की प्यारी सी गृहस्थी आराम से चल रही थी कि एक दर्दनाक एहसास देकर यह साथ छूट गया। शिखा 5 साल पहले अनंत पर उदासी का ऐसा साया छोड़ गई कि उसके बाद से अनंत मानो मुस्कुराना ही भूल गया। पेट में लगातार होने वाले हल्के हल्के दर्द को शिखा ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगा तो जांच के बाद पित्त की थैली में पत्थर पाया गया, जो काफी लंबे समय से हल्का हल्का दर्द देते रहने के बाद अब पैंक्रियाज को कैंसरग्रस्त कर चुका था। इलाज शुरू हुआ पर 3 महीने के अंदर ही शिखा पति अनंत और अपने 4 बच्चों को छोड़कर चल बसी। शिखा के गुजरने के बाद मैं जब मायके गई तो कमरों की दीवारें हों या आंगन का खुला आसमान अपनी अपनी भाषा में बस यही दोहराते हुए से लग रहे थे कि शिखा के साथ ही अब उस घर की रौनक भी हमेशा के लिए चली गई। अनंत और 4 बच्चों की आंखों से पल भर भी मायूसी जुदा नहीं होती थी। सभी एक दूसरे की ओर भीगी आंखों से मूक ताकते रहते। उन सब की हालत देखकर मन तड़प कर रह जाता। 6 महीने बाद रक्षाबंधन पर जब मैं दोबारा वहां गई तो घर का माहौल काफी अलग था। समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है। दोनों बहनें आकृति और सुकृति सुबह सुबह आईं और भाइयों को राखी बांध अपना अपना नेग लेकर शाम को वापस चली गईं, क्योंकि उनके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे। दोनों बेटे अनूप और मधुप तथा बहुएं झरना और नेहा भी अपनी अपनी दुनिया में बिजी नजर आईं। सुबह 8 बजे के बाद घर बिल्कुल सूना हो जाता। शाम 5-6 बजे के बाद ही बेटे बहुएं वापस आती। रात का खाना एक दिन तो सब ने साथ में खाया, शायद मेरी वजह से, पर उसके बाद 8 बजे ही खाने के लिए 1-2 बार मुझसे पूछकर दोनों बहुओं और बेटों ने यह कहकर कि सुबह सुबह स्कूल ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है, खाना खा लिया। 9 बजते बजते दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों के साथ अपने अपने कमरों में बंद हो जाते। इतवार के दिन दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ घूमने निकल जाते। अनंत के कहने पर मैं 1 हफ्ते के लिए वहां रुक गई थी। इस एक ही हफ्ते में उन बच्चों की दिनचर्या से मेरे सामने यह साफ हो गया कि मौज मस्ती को ही वे अपना जीवन मंत्र मानते थे। अनंत ने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले रखी थी। एक दिन वो किसी काम से 2 घंटे के लिए घर से बाहर गया। मैं घर में अकेली रह गई तो उतने बड़े घर आंगन का सूनापन भाया भाया कर चीखता अनंत के जीवन में अंधेरे एकाकीपन को मेरे सामने बयान करने लगा। पुराने ढंग के हमारे पुश्तैनी मकान को भैया भाभी ने कितने पैसे और मेहनत से आलीशान बंगले का रूप दे दिया था, पर हर तरह की सुख सुविधाओं वाले भरे पूरे घर में आज घर का मालिक ही अवांछित तिरस्कृत सा हो गया था। अनंत को रात में देर से खाने की आदत थी। हम दोनों भाई बहन अकेले बैठे बातें करते रहते। 10 बजे मैं खाना निकालने किचन में जाती और वापस आकर देखती कि अनंत सूनी आंखों से दीवारों को ताक रहा है। खुद से 11 साल छोटे अपने इकलौते भाई की ऐसी दशा देख कर मेरा मन तड़प उठता। मैं मन को समझाती कि शायद संसार का रिवाज ही यही है। हम सब में से ज्यादातर लोग जिन अपनों के लिए अपने जीवन की सारी ऊर्जा खर्च कर खुशियों के इंतजाम में लगे रहते हैं, वही एक दिन इतने संवेदनहीन हो जाते हैं कि उन्हें हमारी वेदनाओं भावनाओं का कोई एहसास तक नहीं होता। बड़ा बेटा मोटर पार्ट्स की एक बड़ी फर्म में मैनेजर था और छोटा दुलारा बेटा सरकारी स्कूल में टीचर। दोनों बहुएं एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाने जाती थीं, पर चारों में से कोई भी परिवार के लिए 1 पैसा नहीं निकालता था। पूरे घर का खर्च अनंत ही चलाता था।
भाई भाभीियों के व्यवहार की वजह से ही शायद घर की दोनों बेटियां भी ज्यादा आना जाना नहीं रखती थीं। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। अगर कोई अलग थलग और अकेला पड़ गया था तो वो था अनंत। मैंने मन में यह निर्णय कर लिया कि अनंत को इस तरह अकेले उपेक्षित जीवन नहीं जीने दूंगी। जाते वक्त मैंने उससे कहा कि शनिवार रविवार तो छुट्टी होती है, हमारे पास आ जाया करो। हम भी अकेले ही रहते हैं, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा और हमारा भी। वो पहले एक आध बार आया, पर धीरे धीरे अब हर शनिवार को हमारे घर आ जाता। रविवार रुककर सोम की सुबह यहीं से सीधा अपने ऑफिस चला जाता। इधर कई सालों से बच्चों के विदेश में सेटल हो जाने के बाद हम दोनों भी अकेले हो गए थे। कभी कभार छुट्टी वाले दिन मंजरी कुछ देर के लिए चली आती तो थोड़े समय को घर में रौनक रहती। शनिवार रविवार मंजरी की छुट्टी होती थी। हम सब बातें करते, कभी कभार बाहर घूमने भी चले जाते। मंजरी मेरी बड़ी बेटी की सहेली है और यहीं एक कॉलेज में पढ़ाती है। हमारे लिए वो एक पारिवारिक सदस्य की तरह ही है। देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ उसके विचार भी सुलझे हुए हैं। वो तलाकशुदा है और अपने छोटे से जीवन में उसने बहुत संघर्ष झेले हैं। आज से 15 साल पहले उसकी उम्र तब 35 साल की रही होगी जब वो इस कॉलोनी में रहने आई थी। तब उसका तलाक का केस चल रहा था। उसकी अरेंज मैरिज हुई थी। उसका पति बेहद घटिया इंसान था। वो मंजरी को परेशान करने के लिए 2-3 बार यहाँ भी आ चुका था। मैं हर सुबह अपनी बालकनी से उसे काम पर जाते हुए और शाम को फिर घर वापस आते हुए देखती रहती थी। तब मेरे घर से 2 बिल्डिंग छोड़कर तीसरी में वो रहती थी। पर अपनी मेहनत के बल पर अब इसी कॉलोनी में उसने अपना खुद का छोटा सा फ्लैट खरीद लिया है। पहले पैदल या ऑटो से कॉलेज आती जाती थी, अब अपनी गाड़ी से आती जाती है। 13 साल के मासूम से बच्चे को साथ लेकर आई थी। बच्चा आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर बेंगलुरु में जॉब कर रहा है। अपने देश की लचक कानून व्यवस्था की पीड़ा झेलते हुए 20 साल बाद आखिरकार उसे उस पति से तलाक मिल गया, पर पति को छोड़ने की वजह से उसके पिता और परिजन आज भी उससे नाराज हैं। शुरुआती दिनों में ही एक बार जब मंजरी कॉलेज के लिए घर से निकली तो उसका पति रास्ता रोककर उससे झगड़ने लगा था। उसने मंजरी की कलाई को कसकर पकड़ रखा था। लोग तमाशा देख रहे थे। अनंत ने उधर से गुजरते हुए जब यह सब देखा तो उसने मंजरी के पति का विरोध करते हुए पुलिस को फोन पर घटना की जानकारी दी। तब गुस्से से अनंत की ओर देखकर उसके पति ने घटिया लहजे में कहा था, तू क्यों बीच में टपक रहा है? तू क्या इसका यार लगता है? लज्जा, पीड़ा और अपमान से मंजरी का चेहरा लाल हो गया था। अनंत और मंजरी की यही पहली मुलाकात थी। उसके काफी समय बाद दोनों फेसबुक फ्रेंड बने, पर मुलाकातें नहीं होती थीं। अब जब मिलना जुलना होने लगा तो मैंने महसूस किया कि दोनों एक दूसरे का साथ काफी पसंद करते हैं। एक दिन माहौल देखकर मैंने अनंत से कहा कि दुनिया का यही दस्तूर है, जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहे आदमी आदमी को पहचानता है। स्वार्थ खत्म तो रिश्ते खत्म। मौत से पहले अपनों की अवहेलना ही मार डालती है। तुम्हारे सामने अभी लंबा जीवन पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे गुजारोगे? उधर मंजरी भी अकेली है और मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद भी करती है। तुम दोनों शादी कर लो, दोनों के जीवन में चटक रंग खिल उठेंगे। एक दूसरे के सहारे बनकर जीवन का सफर हंसते मुस्कुराते पूरा हो जाएगा। कहो तो मैं मंजरी से बात करूं? थोड़ा ठहर कर अनंत बोला, बच्चों से एक बार बात कर लेना उचित रहेगा। मैं अनंत को जाते हुए देखती रही। एक दिन सुबह के 6 भी नहीं बजे थे कि फोन की घंटी लगातार बजने लगी। उस तरफ अनंत की बड़ी बेटी आकृति थी। न दुआ न सलाम। बड़े ही गुस्से में वो बोली, बुढ़ा शादी कर रहा है, तुम्हें पता है ना? मैंने पूछा, कौन बुढ़ा? तुम्हारा भाई और कौन? ऐसे बाप को और क्या कहा जाए जिसने यह भी नहीं सोचा कि उनके इस कारनामे के बाद मेरे बच्चों, खासकर मेरी बेटियों से कौन शादी करेगा?
वो आक्रोशित स्वर में बोल रही थी। मेरा मन गुस्से से सुलग उठा। बोली, जो इंसान जीवन भर तुम सबके सुख की खातिर मेहनत की चक्की में पिस पिस कर मिट्टी होता रहा, तुम सबका जीवन संवारने के लिए क्या क्या जतन करता रहा, आज जब तुम सब सेटल हो गए तो वो तुम्हारे लिए पिता न होकर बुढ़ा हो गया। अपने एकाकीपन में घुट घुट कर वो आज हर पल मर रहा है, पर तुम सबको तो इसका एहसास तक नहीं। तुम सब के लिए सोचता रहे तो बहुत बढ़िया, एक बार अपने लिए सोच लिया तो गुनाहगार हो गया। बूढ़े होने से जीवन खत्म हो जाता है, आदमी आदमी न होकर कुछ और हो जाता है। क्या तुम सब कभी बूढ़े नहीं होगे? इतना सुनते ही व्यंग भरी चुभती आवाज में वो बोली, मुझे तो लगा था कि तुम अपने भाई को समझाओगी, पर बुरा न मानना बुआ, अब तो मुझे लग रहा कि यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। और उधर से फोन पटकने की आवाज आई। अनंत आज सुबह ही ऑफिस के किसी काम से 2-3 दिनों के लिए मुंबई निकल गया था। मंजरी अपने घर में लेटी हुई टीवी देख रही थी। शाम को लगभग 6 बज रहे थे। बाहर हल्का झुटपुटा सा हो रहा था। दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनकर अलसाई हुई मंजरी ने दरवाजा खोला। सामने एक नवयुवक हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा नजर आया। उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, केवल उसकी लाल लाल आंखें ही नजर आ रही थीं। मंजरी घबरा कर 2 कदम पीछे हो गई। चेतावनी भरी आवाज मंजरी के कानों में पड़ी, सुना है तुम डॉक्टर अनंत कुमार सिंह से शादी करने की सोच रही हो? अगर ऐसा है तो इस सोच को यहीं विराम दे दो, तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा होगा। रिवॉल्वर वाले हाथ को एक हल्की सी जुम्बिश देकर वो वापस मुड़ा और पलट कर बोला, याद रखना, मैंने अपनी बालकनी से मधुप और 3 अन्य युवकों को मंजरी के घर की तरफ से निकलकर कॉलोनी से बाहर की तरफ जाते हुए देखा। यह इधर क्या करने आया था? सोच ही रही थी कि इतने में मंजरी का फोन आया। अनंत के बच्चे अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी न था। इस सब के बाद मुझे लगा था मंजरी अब इस शादी से पीछे हट जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अनंत को फोन करके मैंने सब कुछ बता दिया था। मंजरी के साथ अपने बेटे की करतूत जानकर वो बेहद लज्जित था। तीसरे दिन आया तो मंजरी के सामने आंखें नहीं उठा पा रहा था। हाथ जोड़कर बोला, तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही गमों से खाली न थी, मैं तुम्हारा दर्द और नहीं बढ़ा सकता। समय का मारा हूँ जो ऐसे बच्चों का बाप हूँ, और क्या कहूँ, तुम्हारे जीवन को बदरंग करने का मुझे कोई हक नहीं। अनंत की आंखों में नमी थी, उठकर जाने लगा। मंजरी खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, यह तुमने अपनी बात कही, अब मेरी बात सुनो। मैं न तो तुम्हें रोकूंगी न टोकूंगी, न सामाजिक नियमों की जंजीरों में जकड़ूंगी। न तुम मुझे रोकना न टोकना, न किसी नक्शे में जकड़ना। हम उड़ेंगे एक दूसरे के साथ और अपने अपने विवेक के साथ शुरू करेंगे एक सफर जो पूरा होगा प्रेम के स्वच्छंद आसमान में। लेकिन उससे पहले अपने पंखों को मजबूत करना होगा। जीवन में वीरानी आ जाए तो अपने लिए एक नए जीवन का चयन करना कहीं से भी गलत नहीं। इससे पहले कि हमारा यह जीवन अवहेलना व उदासियों का गुच्छा सा बनकर रह जाए, कुछ चटकीले रंगों को मुट्ठियों में भर लेने का हक और हौसला हम सब के पास होना चाहिए। सारस का एक जोड़ा आसमान से गुजर रहा था। अपनी बालकनी में बैठी मैं सोच रही थी, क्यों हमने अपने जीवन के चारों ओर नियमों, रूढ़ियों, धर्मों और आडंबरों के झाड़ झंखाड़ों की 4 दीवारियां उगा रखी हैं। ये सब इंसानों के लिए होने चाहिए या इंसान इन सब के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।